हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ पैथोलॉजी जो हम मीडियम रॉबिन्स से कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे विच इज इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। सो दैट इज द TOS टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर दिस चैप्टर, स्टार्टिंग विद द ओवरव्यू ऑफ इन्फ्लेमेशन, देन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोब्स। ये आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे। देन देयर कम्स द टॉपिक ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन की डिटेल्स हैं, मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, मॉर्फोलॉजिक पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन and outcomes of acute. So, सारा जो acute inflammation का section है, that will be dealt with in the next video. So, this will be video number 1, which is today's video. This is going to be the second video. और फिर जो chronic inflammation की details हैं, उस पर third video. So, total ये जो chapter है, chapter number 3, that we will cover in 3 different videos. Okay? Very important chapter. General pathology के basic principles में से है inflammation और repair. Because body में चाहे कोई infection हो या कहीं कोई damage है, कोई insult है, there is a process of inflammation, and obviously the damage is then followed by the process of repair. So it's going to be an extremely important chapter. आइए start करते हैं. So ये clear हो गया सबको कि this is going to be today's video task, जिसमें overview, causes of inflammation and recognition of microbes and damaged cells, और फिर acute inflammation पे अगली video, chronic inflammation पे उससे अगली video. ठीक है? So अब overview of inflammation, basically definitions हमें समझनी है कि inflammation है क्या और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं इन्फ्लेमेशन के लिए. सो इन्फ्लेमेशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ वैस्कुलराइज्ड टिश्यूज टू इन्फेक्शंस and tissue damage that bring cells and molecules of host defense from the circulation to the site where they are needed to eliminate the offending agent. Now that's pretty busy definition और मुझे इसके different components आपको समझाने हैं. पहली तो बात ये है कि this is a response of the body. So inflammation is a response of your body. जब हम ये word use करते हैं response of the body, तो इसका मतलब ये है कि कोई initiating event होगा. So say for example this is the beautiful person and इस person के इस particular area पे, ये skin का area है, lower limb का area है, इस particular area पे suppose there is a breach of skin, कोई कट लग गया और जब breach of skin हो गया, so there is bacterial inoculation. Bacterial inoculation का मतलब ये है कि बैक्टीरिया यहाँ डिपॉजिट हो गया and now the person is not taking care of the hygiene, या बैक्टीरियल लोड बहुत ज़्यादा था, या there is some sort of immune suppression, तो ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और इस साइट पर there is now infection. अब ये जो इन्फेक्शन है स्किन के इस साइट पर, this is because of the bacteria which is deposited. So bacteria in this case is the initiating insult. Insult का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी का पार्ट नहीं है, and it is able to call for the immune cells. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि देखो, जब यहाँ बैक्टीरिया जमा हो जाएंगे तो ये अब इस जगह की इंसल्ट हो गई ना कि यहाँ पे बैक्टीरिया आ गए, उनको बैक्टीरिया को नहीं आना चाहिए था ना नॉर्मली, बट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया हियर, सो दिस इज कंसीडर्ड एज एन इंसल्ट. तो होता ये है कि हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ जो कैपिलरीज आ रही होंगी, उन कैपिलरीज में, उन आर्ट्रियोलर ब्लड में जाहिर है बहुत सारे हमारे इम्यून सेल्स हैं, सोल्जर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल द न्यूट्रोफिल्स, द मैक्रोफेजेस, ये सब चीज़ें ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वो निकल के इस जगह तक पहुँचेंगे और इसके अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश करेंगे. सो ये जो रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का कि बैक्टीरिया आया और आपकी बॉडी ने इम्यून सेल्स भेजने शुरू कर दिए, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी. दिस रिस्पॉन्स इज नोन एज इन्फ्लेमेशन. सो इन्फ्लेमेशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी, पर्टिकुलरली वैस्कुलराइज्ड टिश्यू. क्योंकि देखो, अगर कोई टिश्यू बॉडी में ऐसा है जिसमें आपने कभी सुना है कि हेयर के शाफ्ट का, जो कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, हेयर के शाफ्ट का इन्फेक्शन हो, नहीं होता, बिकॉज इन्फेक्शन होने के लिए वहाँ ब्लड सप्लाई, इन्फ्लेमेशन होने के लिए, इन्फेक्शन तो नहीं, इन्फ्लेमेशन होने के लिए, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स बाय द वे. इन्फ्लेमेशन इज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी जिसमें इम्यून सेल्स पहुंचते हैं और किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जमा हो जाना, किसी भी जगह पर इनॉकुलेट हो जाना, दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन. सो जैसे इस केस में ये जो मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से रिस्पॉन्स है बॉडी का इन्फ्लेमेशन. सो जो वैस्कुलर एरियाज होंगे बॉडी के, वहीं पे इन्फ्लेमेशन होगी. सो इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ द वैस्कुलराइज्ड टिश्यू ऑफ द बॉडी. और यहाँ पर
पूरा पर्पस ये है कि इम्यून सेल्स पहुंच जाएं, सर्कुलेशन से निकल के डिफेंस सेल्स पहुंच जाएं और जो ऑफेंडिंग एजेंट है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए उस जगह से, और वहां जाके जैसे यहां अगर आ रहे हैं तो बैक्टीरिया को फाइट करके खत्म कर दें. दैट्स द पॉइंट. Although in common medical and lay parlance, inflammation suggests a harmful reaction. ऐसा सुनने में लगता है कि शायद inflammation is a very bad thing. So for example, अगर आप किसी बंदे को देख रहे हैं, अब इसी बंदे के चेहरे पे यहाँ पे suppose there is a boil, पिंपल, एक पिंपल है. पिंपल इज बेसिकली एन इन्फेक्शन ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्टैफ इन्फेक्शन है, यूजुअली स्ट्रेप भी हो सकता है. सो देयर इज एन इन्फेक्शन है. और अब ये जो बॉयल है इट लुक्स बैड, ये बड़ा सा लगता है, पिंपल रेडिश लगता है, इसमें से पस भी निकल सकता है, ये पेनफुल भी होता है. सो इट लुक्स दैट इन्फ्लेमेशन इज अ बैड थिंग. और ये हुआ कैसे होगा, स्किन पे पिंपल कैसे बना है, बॉयल कैसे बना है, कि कोई ना कोई बैक्टीरियल इनोकुलेशन हुई होगी, वो बैक्टीरिया ग्रो किया और उसने यहाँ पे इन्फेक्शन कर दिया. सो बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया और बॉडी का रिस्पॉन्स है टू कॉम्बैट द इन्फेक्शन, उसकी वजह से यहाँ पे रेडिश वेडिश सब हो जाएगा. सो जो बॉडी का रिस्पॉन्स है उसको हम क्या नाम देंगे, इन्फ्लेमेशन. सो पहले इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, इन्फ्लेमेशन. सो ये सब लाल लाल हो गया, सूज गया, बड़ा सा बुरा सा दिखने वाला दाना. अब दिखने में ऐसा लग रहा है ना कि इन्फ्लेमेशन बहुत बुरी चीज है यार, इतना बुरा, बट जरा सोचें, इन्फ्लेमेशन इज अ गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज इन्फ्लेमेशन का पर्पस क्या है, इट इज देयर टू सेव यू. इसकी कोशिश है कि वहां जो बैक्टीरिया हैं उनको खत्म किया जाए. सो अपेरेंटली इट looks like a harmful reaction. It is actually a protective response that is essential for survival. अगर inflammation का response ना हो तो जरा सोचो ना यार, ये एक बंदा खड़ा हुआ है, उसको यहाँ कोई बैक्टीरियल इनोकुलेशन हुई है, इन्फेक्शन होना शुरू हुआ और कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो ये बैक्टीरिया तो यहाँ ग्रो करेगा, इसको रोकने वाला ही कोई नहीं है, इन्फेक्शन स्प्रेड होगा. सो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. It serves to rid the host of both initial cause of cell injury such as the microorganisms या toxins and the consequences of the cell injury. So inflammation is very important to handle both these things. The mediators of defense include phagocytic leukocytes. These are important players. Antibodies produced by the B cells, complement proteins and so many other players. Inflammation में बहुत सारे cells और chemicals involved होते हैं. Most of these normally actually circulate in the blood where they are sequestered so that they cannot damage the normal tissues but can rapidly be recruited at the site, any site in the body. So usually ये सारे जो dangerous cells हैं, dangerous मैं इसलिए कह रहा हूँ because they have huge potential of releasing chemicals. अब आपका न्यूट्रोफिल है तो इसको क्या आप हल्की कोई चीज़ समझते हो, सर्कुलेशन के अंदर न्यूट्रोफिल घूम रहा है तो इट इज़ फिल्ड विद द बॉम्बार्डिंग मटीरियल. इसके अंदर इतने सारे एंजाइम्स हैं, मायलोपेरोक्सीडेज, कैटालेज, क्या क्या खतरनाक चीज़ें नहीं हैं. तो ये अगर ये आपकी बॉडी में इस जगह पर बैक्टीरिया एंटर हो गया है तो ये यहां घूमकर आएगा और यहां आने के बाद फायरिंग शुरू कर देगा और इस बैक्टीरिया को खत्म करेगा. यूजुअली ये न्यूट्रोफिल टिश्यूज में नहीं आता बिकॉज इट इज लोडेड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स और वो केमिकल्स आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक्चुअली हार्म भी तो कर सकते हैं. सो यूजुअली दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड बट दे कैन बी रिक्रूटेड व्हेन एवर दे आर नीडेड एनीवेयर व्हेन देयर इज इन्फेक्शन. Some of the cells involved in inflammatory response also reside already in the tissues. ये तो हम उन cells की बात कर रहे हैं जो blood से निकल के आते हैं. There are also some cells which are already there present in the tissues. और उनकी है tissue resident macrophages for example. पढ़ेंगे इस chapter में उनके बारे में भी. The process of inflammation delivers leukocytes and proteins to the foreign invaders such as the microbes and to the damaged necrotic tissue and it activates the recruited cells and the molecules which then function to eliminate the harmful. यानी सर्कुलेशन से निकल के ये सेल्स पहुंचेंगे और अपना केमिकल्स रिलीज करेंगे, अपना काम करेंगे और उस इनिशियल इंसल्ट को जो कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, जो कि वायरस भी हो सकता है, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे. नाउ विदाउट इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शंस वुड गो अनचेक्ड. समझ में आती है ना ये बात कि अगर ये आपकी बॉडी है, यहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लेमेशन है ही नहीं, बॉडी का रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो बल्ले बल्ले वारे न्यारे हो गए इस इन्फेक्शन के. ये अनचेक्ड है, इसको कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो ये तो बढ़ता ही चला जाएगा ना. सो सच वुंड्स वुड नेवर हील, वहाँ पे तो कभी हीलिंग ही नहीं होगी. एंड इंजर्ड टिश्यूज माइट रिमेन परमानेंट और हमेशा वहाँ पे गड़बड़ी रहेगी. द टिपिकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन डेवलप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स.
इनिशियल स्टेप ये होता है कि देयर इज एन ऑफेंडिंग एजेंट सच एज बैक्टीरिया और वायरस और एनी टॉक्सिक मटेरियल which is located in the extravascular tissue and is recognized by the host cells and the molecules. And the second step is that the leukocytes and the plasma proteins are recruited from the circulation to the site where the infection has happened या जहाँ पे insult हुई है. Then the leukocytes and the proteins are activated and work together to destroy and eliminate the offending substance. Then the reaction is controlled and terminated. क्योंकि ऐसा नहीं है कि न्यूट्रोफिल आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे फायरिंग करते ही जाएंगे तो ऐसे तो टिश्यू पूरा डैमेज हो जाएगा. इट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड. हर रिएक्शन जो स्टार्ट होता है उसे कंट्रोल और टर्मिनेट करना ज़रूरी है बॉडी में. एंड देन जो भी डैमेज हुआ है वो रिपेयर होता है. सो ये एक्सट्रीमली हाई यील्ड पैराग्राफ है आपके लिए कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का जो रिस्पॉन्स पाथवे है उसके स्टेप्स क्या क्या है. सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले इन्फेक्शन या ऑफेंडिंग एजेंट. ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा इन्फेक्शन हो. वैसे ये इन्फेक्शन होता है यूजुअल केसेस में माइक्रोब होता है, कोई ना कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, कोई भी पैरासाइट हो सकता है. बट इट कैन ऑल्सो बी एनी टॉक्सिन एनी केमिकल. सो कोई ना कोई इंसल्ट होगी. अच्छा, फिर वो इंसल्ट रिकग्नाइज होगी आपकी बॉडी में. उसका रिकग्नाइज होना ज़रूरी है क्योंकि अगर उस इंसल्ट को रिकग्नाइज नहीं किया तो सेल्स पहुंचेंगे कैसे. मतलब अगर आपका ये सर्कुलेशन है जिसमें ये न्यूट्रोफिल जा रहा है और यहाँ पे कोई ना कोई इंसल्ट है, से फॉर एग्जांपल कोई माइक्रोब है, इस माइक्रोब को कोई पहचान ही नहीं रहा कि ये कोई खतरे की चीज़ है. जब पहचानेगा नहीं तो न्यूट्रोफिल को बुलाएगा कैसे. सो फर्स्ट स्टेप है कि माइक्रोब्स या किसी ऑफेंडिंग एजेंट का, किसी इंसल्ट का एक्स्ट्रा वैस्कुलर यानी वैसल से बाहर, यूजुअली वैसल के अंदर भी हो सकता है बट यूजुअली इन द एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस, उसकी रिकॉग्निशन. सेकंड स्टेप में ये होता है कि ल्यूकोसाइट्स आते हैं, फिर ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेट होकर इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं और फिर वो रिएक्शन कंट्रोल किया जाता है. एंड देन फाइनली जो भी टिश्यू डैमेज हुआ है उसे रिपेयर किया जाता है. सो दीज आर द स्टेप्स और ये स्टेप्स आपको लाजमी पता होने चाहिए. ऑल वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. ठीक है. अब ये जो इन्फ्लेमेशन है इट इज़ यूजुअली एक्चुअली इसकी कई सारी टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन आप इसको किस तरह क्लासिफाई कर रहे हैं. बट वन वे टू क्लासिफाई दिस इज इनटू एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. The initial rapid response to infection and any insult to the body is called acute. जो फौरन हो जाए, अभी मेरी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हुआ, ग्रो करना हुआ, फौरन बॉडी ने रिकग्नाइज किया, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है that is known as the acute inflammation. It typically develops within minutes or hours and is of short duration, lasting for several hours. Its main characteristics are exudation of fluid and plasma proteins and immigration of leukocytes, predominantly neutrophil. Neutrophils are also called the first इन्वेडर. जब कभी किसी बॉडी पार्ट में कोई इंसल्ट है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट वन टू गो देयर. दिस इज द पार्ट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्योंकि ये फौरन हो रहा है. जो भी आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स के अर्ली इवेंट्स हैं उन सारे अर्ली इवेंट्स को हम कहते हैं कि दिस इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन. व्हेन एक्यूट इन्फ्लेमेशन अचीव्स इट्स डिजायर्ड गोल्स ऑफ एलिमिनेटिंग द ऑफेंडर, the reaction subsides and residual injury is repaired. But if the initial response fails to clear the stimulus, then the reaction continues and it progresses to a protracted type, which is then known as chronic inflammation. And it's a common sense type of thing. Suppose this is your body and here you have some bacterial inoculation. तो initially neutrophils आएंगे और दूसरे immune cells आएंगे, all which is what we call the acute inflammation. अगर acute inflammation neutrophils का response enough है और ये bacteria सारे खत्म हो जाते हैं, देन वेल एंड गुड, कहानी खत्म. लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि से फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल लोड बहुत ज्यादा था, यानी काफी ज्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया यहां पे एंटर हुआ, या बंदे का इम्यून सिस्टम डाउन है, या किसी वजह से न्यूट्रोफिल्स ठीक काम नहीं कर रहा है. तो इन तमाम कंडीशन में जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के इवेंट्स हैं वो इनफ नहीं है इस बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए. सो इफ दे आर नॉट इनफ देन ये जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है ये खत्म नहीं होता, ये रुकता नहीं है, इट कंटिन्यूज. और इस तरह लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन को हम क्या नाम देते हैं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. ठीक है. एज डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में फॉलो एक्यूट इन्फ्लेमेशन और अराइज डी नोवो. इसका मतलब ये है कि पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी और फिर वो कंटिन्यू करेगी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में. एंड समटाइम्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती ही नहीं है, जिसका मतलब ये है कि न्यूट्रोफिल्स और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नहीं होते,
होते, स्टार्ट से ही मैक्रोफेजेस एंड टी सेल्स एंड बी सेल्स जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं. सो इट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड एसोसिएटेड विद मोर टिश्यू डिस्ट्रक्शन. जाहिर है ज्यादा टाइम के लिए है तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा होगी. एंड द प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, दीज आर द मेन प्लेयर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. जबकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो मेजर प्लेयर है वो है न्यूट्रोफिल. सही है. नाउ इन्फ्लेमेशन is induced by chemical mediators that are produced by the host cells in response to the injurious stimuli. यानी जितना भी ये इन्फ्लेमेशन, यानी आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है ये ऐसे है कि सपोज दिस इज योर सर्कुलेटरी ब्लड वेसल और यहाँ पे कोई इंसल्ट है. अब ये इंसल्ट रिकग्नाइज होगी और यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि हमारी बॉडी के सेल्स रिलीज करेंगे एंड दे विल कॉल अपॉन दी players of acute inflammation. So it is your body which release some chemical mediators, so chemical mediators from the host cells, and they are very important to call for different immune cells जो आएंगे उस साइट पर और inflammation के process को modulate करेंगे. Okay, when a microbe enters a tissue or the tissue is injured, the presence of infection, अगर माइक्रोब एंटर हो रहा है किसी टिश्यू में तो वी कॉल दिस इन्फेक्शन. अगर कोई और टॉक्सिक इंजरी है वी कॉल दिस डैमेज. इट इज सेंस्ड बाय द रेजिडेंट सेल्स ऑफ योर बॉडी और वो रेजिडेंट सेल्स जो हैं दे आर मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स एंड मास्ट सेल्स. सो ऑल दीज सेल्स दे आर प्रेजेंट इन द टिश्यू एंड इफ देयर इज एनी डैमेज, सो फॉर एग्जांपल टिश्यू में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया या किसी और वजह से कोई डैमेज है तो ये जो सेल्स हैं आपके मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स एंड मास्ट सेल्स, दे विल रिकग्नाइज द इंसल्ट. इनके पास मैकेनिज्म मौजूद है, वो भी हम पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में. दीज सेल्स देन सीक्रेट मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड साइटोकाइन्स एंड अदर मीडिएटर्स दैट इंड्यूस एंड रेगुलेट द सब्सिक्वेंट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस. अब देखें इनसे बहुत सारे मीडिएटर्स निकल रहे हैं इंक्लूडिंग साइटोकाइन्स, अमाइन्स, एंड ये मीडिएटर्स क्या करते हैं, ये रिक्रूटमेंट of leukocytes करते हैं such as the neutrophil and the monocyte, and these cells try to finish the bacteria. Some of these mediators promote the efflux of the plasma and recruitment of the leukocytes from the circulation to the site of insult. Mediators also activate the recruited leukocyte and enhancing their ability to destroy and remove the offending agent. So that's another job of the mediators released by the tissue resident cells. Understanding the role of chemical mediator is important because most anti-inflammatory drugs target the specific mediators. ये आएगा discussion में आगे. We shall discuss the mediators of inflammation in detail later after we review the main steps. अभी initial आपको overview दे रहे हैं. आगे जब acute inflammation की details आएंगी तब हम पढ़ेंगे कि कौन सा mediator है, कौन सी drug उस पे काम करती है. ठीक है. तो यहां तक बात समझ में आ गई कि भाई इन्फ्लेमेशन है क्या. इन्फ्लेमेशन इज द इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी जिसमें इम्यून सेल्स आते हैं और सारा उत्पात मचा के रखते हैं और सारे बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करने की कोशिश करते हैं. नाउ द एक्सटर्नल, बाहर से इन्फ्लेमेशन नजर कैसे आती है. एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफन इज कॉल्ड द कार्डिनल साइंस आर हीट, यानी वो जगह जहां पे इन्फ्लेमेशन है. सो इमेजिन इट लाइक दिस अगेन. सो आई विल ड्रॉ अगेन अ ब्यूटीफुल पर्सन's फेस. दैट्स अ ब्यूटीफुल फेस हियर, ब्यूटीफुल आईज, दैट्स अ नोज एंड द लिप. सपोज यहाँ पे कोई पिंपल हो गया है और इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस ऑन है, बैक्टीरिया एंटर हुए एंड द बॉडी हैज रिस्पॉन्डेड. अब ये जो इन्फ्लेमेशन हो रही है ये बाहर से दिखने पे आपको एक तो इट विल अपीयर रेड, या आपको रेड दिखेगी, हाथ लगाएंगे तो गर्म दिखेगी, हीट, रेडनेस, और ये swollen दिखेगा, इसमें सूजन होगी पिंपल में, so swelling. There will be pain also, so pain, and also if this persists, that particular area can lead to loss of function. That's the ultimate stage of inflammation, जिसमें उस एरिया का फंक्शन ही लूज हो जाता है. यूजुअली इफ थिंग्स आर वेल, ट्रीटमेंट होती है तो ये स्टेज नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये बाकी के स्टेजेस तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइंस क्या है. व्हाट आर द साइंस ऑफ व्हाट आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. दिखने पे कैसा नजर आता है. देयर विल बी हीट, रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन. इसे हम कहते हैं कैलोर फॉर हीट, लैटिन वर्ड, रिबोर फॉर रेड, ट्यूमोर फॉर स्वेलिंग एंड डोलोर फॉर पेन. Okay, the first four of these were described more than 2000 years ago by Roman encyclopedist named Celsius. ये सारे beautiful नाम जो पोइट्री वाले हैं ना, कैलोर, रिबोर, ट्यूमोर, डोलोर, ये सेल्सियस भाई की मेहरबानी, who wrote the then famous text De Medicina, and the fifth was added in the 19th century, Loss of Function by Rudolf Virchow. That's a little historical perspective. Although normally protective in some situations, the inflammatory reaction becomes the cause of disease and damage it produces its dominant feature. Now this is important thing to understand. मैं
स्टार्ट में इस चैप्टर के एक आर्गुमेंट आपको दिया था कि इट इज कंसिडर्ड एज अ डेंजरस थिंग, बट एक्चुअली इन्फ्लेमेशन इज गुड फॉर योर बॉडी बिकॉज इससे इम्यून सेल्स आ रहे हैं और इंसल्ट खत्म हो रही है। लेकिन अगर सुने अब इस बात को बहुत ज्यादा गौर से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपने ये नहीं समझना कि इन्फ्लेमेशन इज द बेस्ट थिंग टू हैव। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, देन यू आर द मोस्ट लकी पर्सन ऑन दिस यूनिवर्स। एक्चुअली यू आर, बिकॉज इन्फ्लेमेशन इज गुड, बट too much of anything is bad. So say for example, I'm using the word, if there is persistent long term chronic inflammation, अगर ये सिनेरियो है, so it can lead to a lot of diseases. For example, cancers. So मैं आपको कुछ examples दे भी सकता हूँ. So for example, prolonged gastric inflammation such as in Helicobacter pylori infection or chronic gastritis can lead to gastric carcinoma. बिल्कुल इसी तरह inflammatory bowel disease जो हैं they can lead to colon cancer. So और liver में ऐसे है chronic hepatitis particularly C category can lead to liver cancer, hepatocellular carcinoma. Skin में chronic inflammation can lead to skin cancer. So chronic inflammation untreated, unaddressed can lead to cancer. So too much of something is not good, okay? For example, inflammatory reaction to infections are often accompanied by the local tissue damage. थोड़ा बहुत tissue damage अलग है, लेकिन मैं बात कर रहा था कैंसर की, ठीक है? So sometimes cancer can happen, और मैंने कुछ examples आपको दी हैं. So too much persistent chronic inflammation is bad. Now, inflammatory reactions underlie common chronic diseases such as rheumatoid arthritis में there is too much inflammation. Atherosclerosis is an inflammatory response. Lung fibrosis, liver fibrosis, they are all, इनके अंदर आपको inflammation मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि inflammatory cells वहाँ मौजूद होंगे, ठीक है, उस एरिया पर. For this reason, our pharmacies abound with anti-inflammatory drugs which ideally would control the harmful sequelae of inflammation yet not interfere. तो ठीक है, anti-inflammatory drugs यूज करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. In fact, inflammation may contribute to a variety of diseases that are thought primarily to be metabolic. For example, Alzheimer's, diabetes, in सब में very important role of inflammation. ठीक है? Not only excessive inflammation but also defective inflammation is responsible for serious illness. ये एक और beautiful concept है. मैंने अभी जो बात आपसे की थी, वो बात की थी persistent chronic long term inflammation की, जो कि dangerous है. लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि अगर डिफेक्टिव इन्फ्लेमेशन है, यानी ठीक से इन्फ्लेमेशन नहीं हुई, आधी अधूरी टेढ़ी मेढ़ी इन्फ्लेमेशन, तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है. टू लिटिल इन्फ्लेमेशन विच इज टिपिकली मैनिफेस्टेड बाय इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स. सो अगर impaired इन्फ्लेमेशन है, टू लिटिल इन्फ्लेमेशन है, दैट कैन लीड टू डिजीजेस एज वेल. Right? Now recall that leukocytes, the cells of inflammatory response, arise from progenitors in the bone marrow. Hence, any compromise of the bone marrow function will lead to more infection. And this actually happens. आपने कैंसर के पेशेंट में सुना है ना कि we do chemotherapy. So chemotherapy में क्या होता है कि chemotherapy and radiotherapy also, they target the dividing cells of the body. And one of the dividing cell one of the group of dividing cells, they actually lie in the long bones, bone marrow. तो जब आप chemotherapy, radiotherapy देते हैं, तो ये bone marrow shut off हो जाता है. जब bone marrow शट ऑफ हो जाएगा तो आपके इम्यून सेल्स ठीक से बनेंगे नहीं. जब वो बनेंगे नहीं तो कौन फाइट करेगा? इन्फेक्शन ज्यादा होगा. एंड दिस इज व्हाई यू start the patient with chemotherapy and radiotherapy and you notice कि infection का rate बढ़ गया है. And that's the reason, because there are no more immune cells there to fight. Inflammation is terminated when the offending agent is eliminated. So अगर इनिशियल इंसल्ट खत्म हो जाए तो इन्फ्लेमेशन रुक जाती है. द रिएक्शन रिजॉल्व्स बिकॉज मीडिएटर्स आर देन ब्रोकन डाउन एंड ऑल द सेल्स आर टायर्ड एंड एवरीथिंग गोज अवे. बट इस सब में, इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी सारा टिश्यू डैमेज होता है, और ये कॉमन सेंस की बात है. देखो फॉर एग्जांपल, अगर ये किसी इलाके में घुस बैठी हैं, जो इस इलाके में घुस चुके हैं, और ये बड़े ही आतंकवादी टाइप के लोग हैं, और यहाँ से आ गए अब ये सोल्जर्स विद देयर गन्स इन हैंड्स. अब ये जो सोल्जर्स हैं, इनको एक स्टेज पर अगर इस पूरे एरिया पर इन पर फायरिंग करनी पड़ जाए, सो दे विल फायर. उस फायर में हो सकता है कि ये जो आतंकवादी हैं घुसपैठी, इनका तो डैमेज हो, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है किसी के घर की खिड़की टूट जाए, किसी और नॉर्मल बंदे के सर में, जो कि आतंकवादी नहीं है, यहीं का रेजिडेंट है, उसके भी सर में गोली लग जाए, किसी के पाँव में गोली लग जाए. इसे हम कहते हैं कोलेटरल डैमेज. इनको मारना हमारा मकसद था, लेकिन अब और भी लोगों पर डैमेज हो गया. बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है. बेसिक पर्पस ये होता है कि जो इंसल्टिंग मॉलिक्यूल है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उसे ख़त्म किया जाए, उसे मारा जाए, लेकिन कोलेटरल डैमेज होता है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टिश्यू डैमेज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. बट
once the initial insult is gone, then the body tries to do the tissue repair, and the repair consists of a series of events, that heal the damaged tissue. In this process, the injured tissue is replaced through regeneration of surviving cells and filling of the residual defect by scarring. So fibrous tissue आता है, scarring होती है, और regeneration होता है lost tissue का. This chapter describes the etiology of and stimuli of inflammation. तो basically इस chapter में हम inflammation से related सारे basic concepts जो मैंने आपको यहाँ बताए थे, they are present in the outline there. Overview जो कि हम आज देखेंगे, then acute inflammation and then chronic inflammation. Right? अब मुझे आपको ये बताना है कि what are the common causes of inflammation. आपको ये बात समझ में आ गई कि inflammation is the response of your body to something. अब वो something क्या है? It is the response against infection such as bacterial, viral, fungal, parasitic infection. ये तमाम infections पर आपकी body respond करेगी, यानी inflammation होगा. So inflammation के causes में number 1 है infection, और डिफरेंट इन्फेक्शन है, और डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन डिफरेंट तरह का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एलिसिट कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एंटर हुआ है बॉडी में, उसका डोज कितना है, बंदे का इम्यून स्टेटस कैसा है. इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उसका जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो कैसा होगा. विल इट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स और व्हाट. ठीक है. सो यू कैन हैव इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, वन थिंग. अदर थिंग, इफ देयर इज टिश्यू नेक्रोसिस, अगर कोई टिश्यू है उसमें नेक्रोसिस है, तो जो नेक्रोटिक सेल्स हैं वो भी इनवाइट करते हैं इम्यून सेल्स को. यानी नेक्रोटिक सेल्स आर ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट मीडिएटर फॉर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन. ठीक है. दे एलिसिट इन्फ्लेमेशन रिगार्डलेस ऑफ द कॉज ऑफ सेल डेथ. इस्कीमिया से भी हो सकती है, केमिकल से भी हो सकती है, किसी भी वजह से अगर सेल नेक्रोसिस हो रही है, इट विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन. यूजुअली एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो इन्फ्लेमेशन को एलिसिट स्टार्ट नहीं करता, लेकिन नेक्रोसिस का प्रोसेस करता है. ओके. अनदर थिंग विच कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन इज द फॉरेन बॉडी. सूचर्स फॉर एग्जाम्पल, सर्जरी हुई, उस सूचर से उस टांका लगा के बंद किया उस एरिया को, सूचर कैन बी अ कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. डर्ट इन द लंग्स, splinters, all these are all external things, foreign bodies, and they can cause inflammation. अगर किसी की for example long bone में fracture हुआ और यहाँ पे nail use किया है, so nail is a foreign body, it can be a cause of inflammation. So inflammation can be because of many things. आपकी body का जो response है, it can be against the infection, it can be against tissue necrosis, it can be against the foreign bodies, it can also be an immune reaction. So for example, which is what we call the hypersensitivity reaction or the autoimmune disease. इसमें ये होता है कि let's say for example ये मेरी long bone है और इस लॉन्ग बोन के हेड पे ये कार्टिलेज है. अब इस कार्टिलेज में जो प्रोटीन्स वगैरह हैं, दीज आर सेल्फ प्रोटीन, ये हमारी बॉडी का पार्ट है, और यहाँ जो टी सेल्स और बी सेल्स सर्कुलेट कर रहे हैं, दे शुड यूजुअली नॉट आइडेंटिफाई दिस, बट समटाइम्स इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कोई ऑल्ट्रेशन होती है या टी सेल की ट्रेनिंग का मसला होता है. व्हाट हैपेंस कि टी सेल दे स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग द सेल्फ एंटीजेंस, और जब ये सेल्फ एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करके अपने साथियों को भी यहाँ बुलाते हैं, न्यूट्रोफिल आ जाएगा, मैक्रोफेज आ जाएगा, मजीद टी सेल्स आ जाएंगे और ये सब मिलकर यहाँ हमला कर देंगे. तो इस हमले को बेसिकली हम क्या कहते हैं, दिस हमला इज बेसिकली नोन एज इन्फ्लेमेशन, और ये इन्फ्लेमेशन अपने ही सेल्स के अगेंस्ट है, तो इसे हम नाम देते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. सो ऑटो इम्यून डिजीज कैन ऑल्सो स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन. सो इन्फ्लेमेशन कई वजूहत से हो सकती है. इट्स नॉट always because of only infection. It can be because of infections, it can be because of tissue necrosis, it can be because of foreign bodies, it can also be because of the autoimmune disorders. ठीक है. तो ये सारी बात समझ में आ गई. अब पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट स्टेप, अगर बॉडी में कोई इन्वेडिंग सब्सटेंस है, यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई टिश्यू नेक्रोसिस है या ऑटोइम्यून डिजीज है, यानी इन कॉजेज में से, ये कॉज नंबर 1, इसमें इन्फेक्शन से, टिश्यू नेक्रोसिस से, इन कॉजेज में से कोई भी कॉज अगर आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करती है, यानी बैक्टीरिया एंटर हो गया या टिश्यू नेक्रोसिस हो गई या कोई फॉरेन बॉडी एंटर हो गई या कोई ऑटोइम्यून डिजीज स्टार्ट हो गई, इन सारे केसेस में फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज टू आइडेंटिफाई द इंसल्ट. यानी आपकी बॉडी इतनी केपेबल होनी चाहिए कि उसको पता तो चले कि इंसल्ट हुई किधर है, हुआ क्या है, मसला क्या है, क्या कोई बैक्टीरिया आया है, क्या कोई टिश्यू नेक्रोसिस हुई है. तो ये पार्ट
पता कैसे चलेगा? आपकी बॉडी को पता चलेगा तभी तो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिकली बैठे बैठाए नहीं स्टार्ट होगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको स्टार्ट में लेके चलूं, सो द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ यहां हमने बात की थी, मैंने आपसे कहा था ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला स्टेप क्या था? ऑफेंडिंग एजेंट विच इज लोकेटेड इन द एक्स्ट्रावैस्कुलर शुड बी रिकग्नाइज्ड बाय द होस्ट सेल। तो ये रिकॉग्निशन कैसे होती है मुझे आपसे डिस्कस करना है इस हेडिंग में। रिकॉग्निशन किस चीज की? किसी भी चीज की। कितनी चीजें इन्फ्लेमेशन करवा सकती हैं? ये 4 चीजें तो मैंने आपको बताई है ना। तो इनकी रिकॉग्निशन, यानी रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोब्स, रिकॉग्निशन ऑफ नेक्रोटिक सेल, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन बॉडी, रिकॉग्निशन ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इनकी रिकॉग्निशन बॉडी पहचानती कैसे है वो मुझे डिस्कस करना है आपसे अगली हेडिंग में। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स विच इज द रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोब्स इन द नेक्रोटिक सेल्स बाय द सेलुलर रिसेप्टर्स एंड द सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स। आइडेंटिफाई करना, पहचानना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. Now the cells and receptors that organize invaders evolved as adaptation to multicellular organism at the presence of microbes in the environment. अब ये जरा मैं आपको समझाता हूँ बड़े तरीके से कि बेसिकली ये रिसेप्टर और ये चक्कर क्या है. Now cellular receptors for microbes, phagocytes, dendritic cells, और बहुत सारे आपकी बॉडी के और सेल्स भी, सेल्स इन एपिथेलिया एंड ऑल टिश्यूज फंक्शन इज टू कैप्चर माइक्रोब्स एंड मेनी अदर सेल्स एक्सप्रेस, सुनिए, रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस पैथोजन. आपकी बॉडी को नेचर ने इस तरह से डिजाइन किया है कि आपकी बॉडी के बहुत सारे सेल्स में ये कैपेसिटी है कि सपोज ये सेल है, उस सेल के पास इस तरह का रिसेप्टर है. अब इस सेल की ये कैपेसिटी है कि जब कभी कोई बैक्टीरिया आएगा, इस बैक्टीरिया में कोई इस तरह की प्रोटीन होगी, ये इसको रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी रखता है. सो द सेल्स, और कौन कौन से सेल्स में ये कैपेसिटी है? फेगोसाइट्स के पास ये रिसेप्टर्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स के पास ये स्पेशल रिसेप्टर्स हैं, और भी बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स के पास. अब इनकी कई सारी क्लासेस होती हैं, कई सारे ग्रुप्स होते हैं, कई सारी कैटेगरीज होती हैं इन रिसेप्टर्स की, और इनमें से सबसे ज़्यादा जिन पर रिसर्च हुई है उनको नाम दिया जाता है टॉल लाइक रिसेप्टर्स. सो TLRs, टॉल लाइक रिसेप्टर्स, which are named for the founding member toll, a gene that was discovered in Drosophila. TLRs are located in the plasma membrane and endosome so that they are able to detect the extracellular and ingested microbe. So ये toll like receptors जो हैं, ये receptors हैं जो microbial organisms को identify करेंगे. ये सेल की सरफेस पर भी होते हैं और सेल के अंदर भी होते हैं. सो ये सरफेस पे भी माइक्रोब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर कोई माइक्रोब अंदर घुस गया उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे. Other microbial sensors that are present in the cytoplasm of the cells are also there. TLRs recognize motifs common to many microbes and these are called pathogen associated molecular patterns. अब इस बात को समझो, ये वर्ड अक्सर बच्चों को नहीं पता होता कि व्हाट इज PAMPs, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. देखो भाई, ये सेल है आपकी बॉडी का, से फॉर एग्जांपल कोई फैगोसाइटिक सेल है, इस पे ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का नाम है TLR, टॉल लाइक रिसेप्टर. ये क्या करेगा? ये किसी बैक्टीरिया पर मौजूद एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन को या स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेगा. अगर ये इसमें फिट आ गया तो यहाँ अलार्म बज जाएगा कि ओ माय गॉड, बैक्टीरिया इज हियर, इन्फ्लेमेशन चालू हो जाओ. तो ये जो सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन और ये जो स्ट्रक्चर बैक्टीरिया पर या माइक्रोब पर मौजूद है, जिसको TLR ने आइडेंटिफाई किया, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, PAMP. सो PAMP इज ऑन द माइक्रोब्स, ठीक है. TLRs आर ऑन योर body cells. Now these proteins include cytokines and blah blah blah. Again, once this is happening, जब ये TLR PAMP को identify कर लेगा, then there will be the beginning of inflammation. Simple thing. Okay, so ये TLR और PAMP का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. Cellular receptor for microbes, that's one mechanism. That's how we recognize, we identify the invading microorganism. और क्या मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में माइक्रोब्स को या इंसल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए we have sensors of cell damage. देखें, इन्फ्लेमेशन किन किन चीज़ों से स्टार्ट हो रही है. इन्फ्लेमेशन एक तो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द माइक्रोब्स, दूसरा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रही है बाय द नेक्रोटिक सेल. तो माइक्रोब को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव टॉल लाइक रिसेप्टर्स. नेक्रोटिक टिश्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए सिस्टम क्या है? ऑल सेल्स हैव साइटोसोलिक रिसेप्टर दैट रिकॉग्नाइज मॉलिक्यूल्स दैट आर लिबरेटेड और ऑल्टर्ड एज a consequence of cell damage, and hence the appropriately called the damage associated molecular patterns. Now
देखें, डैमेज एसोसिएटेड जैसे पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स थे, ये माइक्रोबियल सरफेस पे थे, ऐसे डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न जो हैं वो डैमेज सेल से निकलते हैं. सो अगर ये सेल है, इसमें टिश्यू डेथ हुई है, नेक्रोसिस हुई है, तो इसका जो डीएनए है वो ज़ाहिर बाहर बेचारा रुल रहा होगा, घूम रहा होगा. तो ये जो डीएनए है, डीएनए के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्चुअली आपके नॉर्मल सेल इसको सेंस करेंगे और कहेंगे ओ माय गॉड, ये तो ब्रोकन डीएनए है, यानी कहीं कोई सेल डैमेज हुआ है, कहीं नेक्रोसिस हुई है. तो ये जो डीएनए है, दिस इज कॉल्ड डैमेज associated molecular pattern. So damage associated molecular pattern या DAMS जिसे हम कहते हैं, these are released from the damaged cells. Common sense की बात है, damage associated है, so they are released from the damaged cell. बिल्कुल ऐसे ही जैसे PAMPs were present on the microbial surface. So हम PAMPs को, अब अगर मैं आपसे आसान जबान में बात करूं तो हम PAMPs को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम DAMS को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि PAMPs को आइडेंटिफाई कर सकते हैं की वजह से हम माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और DAMS को आइडेंटिफाई करने की वजह से हम डैमेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं. That's how your body work. These molecules include the DNA breakdown product, ATP, intracellular potassium. ये सब चीज़ें अगर बाहर मौजूद होंगी interstitial fluid में तो ये cells sense कर लेंगे इनको, पोटेशियम को, इंट्रासेलुलर DNA डैमेज अगर बाहर घूम रहा है DNA, तो वो भी समथिंग कि कोई डैमेज हुआ है ना. ATP अगर एक्सेस है तो वो भी डैमेज की निशानी है. All these are called DAMs. So we can identify PAMPs as well as we can identify DAMs. सही हो गया. Now the receptor activate a multi-protein cytosolic complex which is called inflammasome, which induces the production of cytokine interleukin-1. Interleukin-1 recruits the leukocyte and then the process of inflammation starts. होता ये है कि डैम्स आइडेंटिफाई होते हैं और यहाँ से interleukin-1 and other players of inflammation and then inflammation begins. So हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम recognize कर सकते हैं. So हम PAMPs को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम DAMS को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. DAMS फ्रॉम द डैमेज सेल, PAMPs फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. द इन्फ्लेमासोम, और ये इन्फ्लेमासोम बनता है हमारे सेल्स में जब हम इन डैम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. वी प्रोड्यूस एन इन्फ्लेमासोम विच रिलीजेस इंटरल्यूकिन-1 एंड इंटरल्यूकिन-1 रिक्रूट्स मोर इम्यून सेल्स. ठीक है. The inflammasome also been implicated in inflammatory reactions to urate crystals, which is the cause of gout, cholesterol crystals. Okay, ये जब इन डिजीज की पैथोलॉजीज पढ़ेंगे तब बात करेंगे. रेलेवेंट चैप्टर में ये डिस्कस किया है, अभी ये इररेलेवेंट. अभी कॉन्सेप्ट समझना है कि हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द माइक्रोब्स. यू रिकॉग्नाइज द माइक्रोब्स बाय रिकॉग्नाइजिंग PAMPs. You recognize the damaged cell by recognizing DAMS. इस बात को अच्छे से समझ लो. ठीक है. Alright, now circulating protein is another thing that we can identify. Several plasma proteins recognize microbes and function to destroy the blood-borne microbes and to stimulate the inflammation at the site of infection. The complement system, for example, the mannose binding lectin, collectins, also the immunoglobulins. So आपकी circulation में, in your circulation, so if this is your blood vessel, यहाँ काफ़ी सारी proteins ऐसी घूम रही हैं जिनकी direct capacity है किसी भी microbe को bind करने की. And once the microbe is bound, we identify the microbe. And once we identify the microbe, inflammation will begin. So that's what we are studying. Okay, how do we recognize microbes in damaged cells? Okay, so we recognize microbes by TLRs as well as by the circulating proteins such as mannose binding lectin, such as collectins, such as immunoglobulins. And we identify damaged cells by identification of DAMs. DAMs are the molecules which are released from the dead cell. So if this is the cell, इसके अंदर हस्ता बस्ता DNA है, अच्छा सा पोटेशियम है. जब ये सेल डैमेज हो जाएगा तो DNA भी बाहर, पोटेशियम भी बाहर. अब ये DNA और पोटेशियम जो घर से बाहर आ गए हैं, these are now known as DAMs. और इन DAMs को आपके नॉर्मल हेल्दी सेल्स आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. So that's the basic concept how you identify different types of bacteria and damaged cells. यहीं पे रोकता हूँ इस वीडियो को क्योंकि अगली वीडियो में फिर मुझे बात करनी है एक्यूट इन्फ्लेमेशन की. So take care of yourself till then.